जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीसीसी पी पर। आज हम लोग 25 प्रश्न गणित का देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जामों के लिए। यह प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरेक्ट आपके प्रश्न यहाँ से आपके एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि वही प्रश्न हम लोग लिए हैं जो प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी बेस पर पूछे जाएंगे। डाटा चेंज रहेंगे और फार्मूला और टाइप यही रहेंगे, सिर्फ उसमें डाटा चेंज हो सकता है। बहुत सारा सवाल ऐसा भी होगा कई सेट कराने के बाद 10 से 15 सवाल आपको डायरेक्ट मेरे क्लास से आपको एग्जाम में टैली कर जाए। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री है। इनको हम लोग साइन में, ये कोस में है, इनको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। यहाँ हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो कोस को साइन में करना है। तो हम लोग जानते हैं ये फार्मूला, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इनको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। जब हम लोग जब यहाँ हम लोग लिखेंगे कोस, ये क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। जब ये 90 में से 54 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ये ज्यों को त्यों रह गया। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 54 माइनस कोस 90 माइनस 54 डिग्री या थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, दोनों आपस में कट गया, बचा क्या, जीरो। जीरो आपका ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या निकला, जीरो। तो इनका ऑप्शन नंबर जीरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका, ये सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 2 नंबर अगला प्रश्न है, बिंदु इतना और इतना किस पाद में स्थित है। पहले हम लोग ये जानेंगे पाद क्या होता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाद कितना होता है। ये देखिए ये क्या है, इस अक्ष को बोलते हैं हम लोग एक्स, इनको बोलते हैं हम लोग वाई। इन्हीं एक्स के अगर अपोजिट में बोलते हैं एक्स डैश, ये वाई के अपोजिट में बोलते हैं वाई डैश। अब इनको बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनको बोलते हैं प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। ये होता है द्वितीय पाद। ये होता है तृतीय पाद, ये तृतीय पद। ये होता है चतुर्थ पाद। अब इसमें होता है क्या, एक्स वाई। इसमें भी होता है, द्वितीय में भी एक्स और वाई। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई। इसमें भी होता है एक्स और वाई। अब चलिए हम लोग देखते हैं किसमें चिन्ह एक्स माइनस होता है, किसमें एक्स प्लस होता है, और वाई किसमें माइनस होता है, वाई किसमें प्लस होता है। तो प्रथम पाद में क्या होता है, ये अक्ष भी प्लस होता है और ये अक्ष भी प्लस होता है। मतलब दोनों अक्ष क्या होता है, मतलब ये अक्ष भी प्लस और ये अक्ष भी प्लस। इसीलिए दोनों अक्ष प्लस होता है, तो ये भी एक्स भी प्लस और ये भी प्लस। फिर ये एक्स है, इन्हीं के अपोजिट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है। ये एक्स निगेटिव होता है,
वाई ये क्या है, ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसमें एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए इसी एक्स के एक्स है, ये एक्स, तो इनका अपोजिट ये है एक्स, तो ये निगेटिव हुआ। जब ये वाई है, इनके अपोजिट ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ऊपर में पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ देखिए ये भी एक्स निगेटिव है, ये वाई भी निगेटिव, तो ये पाद में क्या हो जाएगा, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। अब इसमें देखिए ये प्लस होता है एक्स अक्ष, ये वाई माइनस है, तो एक्स क्या हुआ, यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस दे देंगे। वाई क्या दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब पहचानिए इन कॉन्सेप्ट से, इसमें जो वैल्यू कुछ बिंदु दे दिया है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है। तो हम लोग देखेंगे, चिन्ह को पहचानेंगे, किस में एक्स प्लस है और किस में वाई माइनस में है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग, ये क्वाड्रेंट चतुर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। कैसे हुआ अभी हम लोग समझे हैं, ये अक्ष निगेटिव है, ये अक्ष पॉजिटिव है, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस लिए, तो प्लस माइनस, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद। यही पूछ रहा था, बिंदु इतना और इतना किस पाद में स्थित है। इनका जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे, यही स्थित करेंगे, तो किस में करेंगे, चतुर्थ में करेंगे, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पाद। आपको इस टाइप से कई सवाल पूछेंगे, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, आपको ये अब आप लोग इन कॉन्सेप्ट से भूल नहीं पाइएगा और सभी प्रश्न को सही कर पाइएगा, आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो ये क्या हो जाता है, सम संख्या का रूप, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2m। यहाँ आप देख लीजिए, हम लोग सम संख्या ज्ञात करते 2m क्यों देते हैं, जैसे 2 है और सम संख्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, 2m है। अब m का संख्या एक बार हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं, तो 2 गुना 1 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 2 है, ये है m का संख्या, एक बार मान 2 लेते हैं, फिर क्या निकला, 4 निकला। फिर 2 है, ये है, फिर m का संख्या 3 लेते हैं, यहाँ देखिए प्राकृतिक ले रहे हैं, 1 2 3, तो ये क्या निकल गया, 6। अब आप लगातार देख पा रहे हैं, ये क्या निकल रहा है, 2 4 6, ये सारी संख्या क्या है, सम संख्या है। यही पूछ रहा था, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, हम लोग क्या जाने, 2m होता है, जैसे हम लोग निकाले 2m। चलिए आगे की प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। आगे की प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए वही प्रश्न फिर आ गया, बिंदु 4 3 किस पाद में स्थित है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जामों में भर भर के आते हैं। चलिए देखिए, ये 4 पाद हैं, हम लोग क्या देखे थे, ये भी x प्लस होता है, ये भी y प्लस होता है, तो इसमें x और y क्या होता है, प्लस होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। या हमें बिंदु का वैल्यू भी क्या है, 4 प्लस में 3 भी प्लस में, यानी x भी प्लस में, y भी प्लस में। ये किस पाद में हो जाएगा, ये प्रथम पाद इनको नाम दिए थे, ये प्रथम पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या है अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान ले, कोसेक किन का उल्टा होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 45 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इन्हीं का अपोजिट क्या है, कोसेक। इन्हीं का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक क्या आ जाएगा, √2। कोसेक 45 डिग्री √2, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा √2, 5 का √2। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म है। इनका जो युग्म है कैसा है, संगत होता है या वो संगत होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 रहे, ये इनका रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, ये संगत होता है।
ये संगत होता है। अगर आप इनका वीडियो डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम एक वीडियो पहले इससे कर चुके हैं, वो इस पर नंबर सिस्टम में, वहाँ भी आप जाके इनको देख सकते हैं। उसमें बहुपद की सारे कई सवाल हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें समीकरण बता के हम लोग निकाले थे कौन संगत होता है, कौन असंगत होता है, कौन द्वितीय हल होता है, कौन अद्वितीय हल होता है, इस टाइप से हम लोग बता चुके हैं। वीडियो में प्ले लिस्ट बना हुआ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए, इनका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देख रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस सी, या ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस सी, या ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, या ax² प्लस bx² प्लस सी। पहले हम लोग ये जान लेते हैं एक घात वाला बहुपद क्या होता है, फिर दो घात वाला क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। इसी प्रकार से n घात तक हम लोग देख लेते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं। चलिए हम लोग समीकरण लेते हैं। ये समीकरण है ax प्लस b, इसको हम लोग बोलते हैं रेखिक समीकरण। कैसा समीकरण है? ये रेखिक समीकरण है, ये रेखिक बहुपद है। इसमें पावर क्या है? वेरिएबल के 1 है। ये इसको एक घात वाले बहुपद बोलते हैं। एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद। जब ax² bx प्लस सी रहे, इसमें देखिए x पर पावर वेरिएबल मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है। इनको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं द्विघात, क्योंकि x पावर मैक्सिमम पर घात कितना है? 2 है, इसीलिए इनको द्विघात बोल दिए। यहाँ x पावर क्या था? मैक्सिमम एक था, इसीलिए इनको बोल दिए एक घात वाले। फिर चलिए आगे चलिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। देखिए यहाँ x पावर यानी वेरिएबल पे पावर क्या है? मैक्सिमम। यहाँ क्या है? 3 है, इसीलिए इनको बोल देंगे त्रिघात। त्रिघात या 3 घात वाले, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार अगर x⁴ रहे प्लस bx³ रहे, इसी प्रकार इनको बोल देंगे हम लोग 4 घात वाले बहुपद। इसी प्रकार ax⁴n रहे, फिर चलिए आगे हम लोग मिटा के लिखते हैं। जब ऐसे रहे ax⁴n प्लस bx⁴n माइनस 1, cx⁴n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से रहे, तो इन बहुपद को हम लोग बोलते हैं n घात वाले बहुपद। n घात वाले बहुपद, n घात वाले बहुपद। चलिए, आप हम आशा करते हैं आप लोगों से, आप लोग बहुपद को एक घात वाले पूछे, दो घात वाले पूछे, या त्रिघात वाले पूछे, या 4 घात वाले, या 5 घात वाले, इसी प्रकार से या n घात वाले, आप लोग अच्छे से इनको पहचान पाओगे। क्या है इनका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम क्या होता है? तो यहाँ 3 है, तो इसीलिए त्रिघात हो गया। वही हमको देखना है कि वेरिएबल पर पावर किस में मैक्सिमम है, वही उतना घात वाले होते हैं बहुपद। मैक्सिमम पावर देखना है। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है इसमें, इसीलिए त्रिघात हुआ। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये बहुपद का ही है। क्या है? यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? इन सवालों को अच्छे से समझिए। इस टाइप के सवाल कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में, और सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पहले जो हमको बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, तो पहले इन मान ज्ञात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं अल्फा बीटा में फार्मूला द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण के लिए क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर द्विघात समीकरण के लिए, ये c/a। अब हमें मान बोल रहा है इनका ज्ञात करने के लिए। चलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं।
एक बटे अल्फ़ा प्लस एक बटे बीटा का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इन्हीं को हम लोग सजा के लिख सकते हैं, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इनका हम लोग मान बैठा रहे हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। द्विघात समीकरण है, ये पहला बोलते हैं हम लोग ए, इसको बोलते हैं बी, इनको बोलते हैं सी। यहाँ देखिए ए का वैल्यू यहाँ माइनस बी है ऑलरेडी, तो माइनस इसमें भी है। बी का वैल्यू क्या है, -5 बटे नीचे में ए है, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, एक्स का गुणा 1 है, 1 दे दिए। फिर यहाँ बटे है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान फिर बैठा रहे हैं, तो सी बटे ए, तो यहाँ सी का वैल्यू क्या है 7 बटे ए का वैल्यू क्या है यहाँ 1 है 1। हम लोग जानते हैं नीचे वाले सबसे ऊपर वाले से गुना, बीच वाला से गुना, क्या होगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में +5, फिर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 5/7 आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5/7। मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि इस टाइप का सवाल आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। हमने बहुत इनको बारीकी से बता दिए हैं और फार्मूला भी यहाँ लिख दिए। ये फार्मूला अगर याद नहीं है अभी तक तो इन फार्मूला को याद कर लीजिए, बहुपद के लिए बेहद ही ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको हर जगह काम आने वाले हैं। बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद में ये काम आते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। सवाल है 6x² - 7x -3 के शून्यांक होंगे। ये क्या है, बहुपद है, इनका बोल रहा है शून्यांक। तो हम लोग जानते हैं इनको, चाहे तो हम लोग अगर डिफिकल्ट रहता है तो वही एक्स वाला पर निकाल लेते हैं। एक्स वाला फॉर्मूला जो होता है -b प्लस -2a, या नहीं तो अभी सिंपल सा जो बहुपद है इनको ऐसे भी हम लोग साधारण तरह से गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ये क्या है आपका 6x², तो 6x² - 7x, हम लोग जानते हैं क्या, ये 6 और ये 3 को आपस में गुना करते हैं, और गुना करने पर इतना पुरना चाहिए इस बीच में, और जोड़ने पर ये 7 पुरना चाहिए। ये हम लोग लिख सकते हैं -x प्लस 2x - 3 = 0। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन लीजिए 3, यहाँ भी कॉमन 3x है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो 3x इंटू बचा क्या 2x - 3 प्लस 1 इंटू यहाँ 1 कॉमन है, बचा क्या 2x - 3 बराबर 0, वह क्या 3x प्लस 1 इंटू 2x - 3 बराबर 0। यहाँ 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1/3, फिर हो जाएगा आपका क्या, फिर अगला है आपका 2x - 3 बराबर 0, फिर x बराबर 3/2। ये देखिए x का वैल्यू क्या निकला है -1/3 और x का वैल्यू 3/2, तो -1/3 और 3/2। ऑप्शन देखिए किस में है, -1/3 और क्या हो जाएगा -1/3 और 3/2, तो कितना निकला है, शून्यांक निकला है -1/3 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा बी। यहाँ देखिए बी में क्या है, -3/2 और 1/3 है, लेकिन यहाँ -1/3 में है और इसमें विपरीत लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ऐसा नहीं है कोई, इनका मान लीजिए क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका, ये हो जाएगा इसमें -1/3। आप लोग भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि इतना ही निकलेगा। बढ़िया से बारीकी से आप लोग थोड़ा निकाल के चेक कर लीजिए किसी भी विधि से, ऐसे इतना ही निकले जो कि ऑप्शन नंबर में एम होगा, जो कि यहाँ माइनस लगा लीजिए। इसको भी मानते हैं तो यहाँ माइनस काट दीजिए, यहाँ लगाइए माइनस, तो ये बी भी हो सकता है, यहाँ माइनस लगा के यहाँ प्लस कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर का। 10 नंबर प्रश्न है क्या, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद है, x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इससे पहले स्टेप का भी हम तुरंत सवाल बताए हैं, तो इनको पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं स्टेप का सवाल को। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a,
फिर अल्फा इंटू बीटा और जानते हैं C/A। अब इनका मान बैठा लीजिए, मान बैठाने पर क्या होगा, माइनस बी का जगह क्या है 2 है तो -2, फिर ए का मान 1 है 1, फिर सी का वैल्यू 3 है 3, फिर ए का वैल्यू 1 है। नीचे वाले ऊपर वाले से गुना, बीच वाले से गुना, -2 गुना 1 कितना हो जाएगा -2, फिर बीच वाले से 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए और बी हो जाएगा -2/3। आपका राइट आंसर हो गया -2/3। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। ऑप्शन देखिए, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अंतः अनेक हल। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा एक हल। ये बोल रहा है कि दो रेखाएं समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है तब रेखाएं समीकरण युग्म क्या है, एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है तो उनका समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, एकल हल होगा, एकल हल। जब एक रेखा अंतः हल कब होता है, जब सबके बराबर होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो वह होता है अंतः अनेक हल। अंतः अनेक हल एक हल होगा जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है तो उसमें वहाँ जो रैखिक समीकरण युग्म बन रहा है उनका एक हल होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। यह बोल रहा है √3 या 2/2 इंटू √2 या /2 √2 या 4 + √5 या √16। इनको यहाँ समझना है। बहुत बच्चा ये भी समझेगा ये तो नहीं होगा, ये तो हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है, ये P/Q ग्रुप में होता है परिमेय संख्या, तो हम लोग जानते हैं यहाँ 1 कर देंगे तो ये भी P/Q ग्रुप में, यहाँ भी 1 कर देंगे ये भी P/Q ग्रुप में, ये भी P/Q ग्रुप में। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या जो होता है वह क्या होता है, रूट में नहीं होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, √13 है, √3 है, ये तो कभी नहीं होगा, ये P/Q ग्रुप में है लेकिन रूट में है। इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3 का, ये कट गया। बहुत बच्चा ये भी बोलेगा कि √2 और √2 को हम लोग काट देंगे तो 2 बचेगा, 2/1 परिमेय संख्या नहीं, ये ऐसा हम लोग नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते, यहाँ समझिए। यहाँ 2√2 लिखने का मतलब हुआ कि पहला एक रूट प्लस फिर एक रूट, नीचे में रूट है। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे पहला एक रूट और 2 रूट, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2/√2, ऐसा है ना कि हम लोग इनको ऐसे काट सकते हैं। ऐसे काटेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब जब ये दोनों के फॉर्म में है तो इनको हम लोग नहीं काट सकते। अगर इनको इंडिविजुअल अलग अलग भी करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या है, ये भी नहीं होगा, कट गया। 4 + √5, यहाँ 4 + √5 भी नहीं होगा क्या, यहाँ √5 क्या है, ऊपर में संख्या है। यहाँ √16 हम लोग जानते हैं क्या होगा, ये √16 4 निकलेगा, 4/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल निकलता है कितना, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, क्या दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग HCF और LCM पर एक धाकर वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप किसी भी टाइप से सवाल आएगा HCF और LCM, चाहे वो भिन्न के रूप में हो या पूर्णांक के रूप में हो, किसी भी रूप में रहे, या परिमेय या सम या विषम किसी भी रूप में रहे, या कितना डिजिट वाला संख्या भी रहे, हम लोग LCM HCF को बहुत डिटेल से इनका थ्योरी प्लस इनका ऑब्जेक्टिव बेस 25 प्लस प्रश्न हम लोग कर चुके हैं HCF और LCM का। आप लोग वहाँ जाके प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है मैथ का, वहाँ जाकर लोग देख सकते हैं HCF और LCM। यहाँ हम लोग देखेंगे कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक मतलब क्रमिक का मतलब हुआ लगातार दो सम संख्याओं का HCF। तो पहला सम संख्या क्या है, 2 है, दूसरा क्या है, सम संख्या 4 है। इन्हीं दोनों का बोल रहा है HCF निकालने के लिए हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। हम लोग जानते हैं HCF क्या होते हैं, जब जितना संख्या होता है उन्हीं सभी संख्याओं का जो समान संख्या रहता है दोनों में कॉमन, उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। यहाँ क्या है, 2 है समान इनका, यही आ जाएगा आपका HCF। HCF क्या हो जाएगा, 2। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। यही इनका LCM पूछता कितना हो जाता है, LCM इनका 4 हो जाता। हम लोग जानते हैं ये दोनों 2 हुआ, फिर ये 2,
गुना 1 कितना हो जाएगा 4। इनका एलसीएम पूछता है 4, लेकिन ये एचसीएफ पूछा है हमें, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो गुना ए बी का लोसो निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ प्रश्न फिर से समझिए एक बार बढ़िया से। इस प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो गुना लोसो, मोसो गुना ए बी का लोसो निम्न में से किसके बराबर है। ये जब ए बी क्या है, ये संख्या है, ए बी धनात्मक कोई पूर्णांक संख्या है के लिए ए बी का मोसो गुना ए बी का लोसो निम्न में से किसके बराबर है। किसके बराबर होगा, ए गुना बी के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, ए गुना बी के। हम लोग जानते हैं क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, ये मोसो होता है। यहाँ देखिए क्या दे दिया है इनका, ये दे दिया है ए गुना बी, अब मोसो बोल रहा है यहाँ मोसो गुना ए गुना बी का लोसो निम्न में से किसके बराबर होता है। किसके बराबर होगा, ए गुना बी। क्यों होगा, हम लोग जानते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ए बी हो जाएगा राइट आंसर आपका सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथमिक दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है। ये किनको तकनीकी का है, ये तो मोसो का। किनका है, तो मोसो का है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा मोसो। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है √3 cos थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, इनसे ज्ञात कीजिए। इनको हम लोग लिख सकते हैं इसे कोसेक थीटा बराबर 2/√3। हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या मान क्या होता है, साइन थीटा में कितना का मान होता है 2/√3/2। हम लोग जानते हैं कितना 60 का वैल्यू होता है, यानी थीटा 60 में वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2। इन्हीं का क्या है, ये अपोजिट है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू ये 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा ये साइन का अपोजिट होता है, साइन में कितना होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसमें भी कितना होगा 60 का, उन्हीं का अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर 16 का। 17 नंबर प्रश्न है आपका, 17 नंबर प्रश्न है यदि प्रश्न है 17 नंबर, दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। देखिए क्या है, टीक्यू और टीपी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार की, कौन पी ओ क्यू 110 डिग्री और कौन पी टी क्यू के बराबर है। कौन बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए हमें, पी टी क्यू, मतलब ये एंगल बोल रहा है हमें ज्ञात करने के लिए, ये एंगल कितना होगा, क्या है। देखिए प्रश्न ये है, बोल रहा है कि इसका एंगल इतना दे दिया है कितना 110 डिग्री, तो ये एंगल हमें पूछ रहा है किसके बराबर होगा, कितना डिग्री के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों का आपस में योगफल कितना होता है, इनका दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, और ये एंगल इन दोनों का योगफल कितना होता है, इनका भी योगफल होता है 180 डिग्री। ये 110 हो गया, ये कितना होगा 180 माइनस 110, तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में लग रहा है कि बी है, हाँ बी है ऑप्शन नंबर आपका 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इनका 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 110 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 180 हो जाएगा ये एंगल में, और हम लोग 70 हो जाएगा, और ये 110 है, दोनों आपस में जोड़ के 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है इन सवालों को समझिए। ये सवाल प्रत्येक शिफ्ट में एक बार आता है, एक सवाल आना ही आना फिक्स होता है। इस सवाल में घुमाया रहता है लेकिन सवाल का टाइप यही रहता है। बोल रहा है क्या, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। बोल रहा है 3 धावक जो है किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, वो जो है 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटे समय लगता है तो फिर वह जो है जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ मिलने में इनको कितना समय लगेगा, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। हम इन सवालों को कुछ नहीं करेंगे, जितना डाटा दे दिया है उनके हम लोग पहले चुपचाप एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, 3 है, 4 और 8, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। हम लोग यहाँ क्या लगेगा, 2 से लगेगा तो 3, 2, 4, फिर यहाँ 2 से लग जाएगा, फिर 3, 2 सॉरी 1 और 2। आप गुना कर दीजिए, इनका एलसीएम क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 1 12 हो गया। अब 12 दूना 24, क्या निकल गया इनका एलसीएम, 24 निकल गया। यही 24 घंटा जो हुआ इनका, 24 आवर, यही इनका क्या होगा, मिलने में लगा टोटल समय हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया। और इस टाइप का आपका सवाल पूछे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाला, आप चुपचाप इनका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर वही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वृत्त की परिधि होता क्या है। हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। इसमें पूछ रहा है कि पहला परिधि क्या है, 2πr, दूसरा परिधि है इनको दोगुना कर दिया गया उनकी त्रिज्या को, क्या हो जाएगा, त्रिज्या r है तो 2r हो जाएगा, तो 2π2r। तब बोल रहा है इनका अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए πr और ये पाई और ये r कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, 1/2। सॉरी यहाँ बोल रहा है नए एवं पुराने के, तो पहले हम लोग नए वाले लेंगे। तो नया वाला क्या हो जाएगा, ये पहले वाला हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे बाद में इनको लिखेंगे पुराने वाले को। तो क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1। पहले इनको इस साइड में लिखेंगे और इनको इस साइड में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2:1। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नए एवं पुराने, तो पहले हम लोग नए को लिखेंगे। तो नया क्या हुआ, हम लोग जानते हैं 2πr होता है, उसमें 2 से गुना कर देती है, ये नया हो गया, इसमें 2 से गुना कर दिए, इनकी त्रिज्या को दोगुनी किए। तो पहले उनको बोल रहा है इनका और फिर इनका, तो ये क्या आ जाएगा, 2r बराबर 2πr, ये 2πr कैंसिल हो गया, 2πr, ये बचा क्या, 2:1। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 20 नंबर। ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों से आपको इस टाइप के सवाल बहुपद थी, ब्रह्मवर्ता से, बहुलक से, माद मादिका से, इस पर भी हम लोग एक डिटेल बहुलक माद मादिका इस पर सवाल बना चुके हैं और कई सवाल पर कर चुके हैं। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, यहाँ इसके डिटेल में, चाहे वहाँ हम लोग फार्मूला सबका बताए हैं, उनके पास फिर उनका सवाल किए हैं। चलिए ये क्या है, किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है, किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है कम से कम ब्रह्मवर्ता का मान या माध्यतम मान, अधिकतम ब्रह्मवर्ता मान, इनमें से कोई नहीं। इनका क्या हो जाता है, किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है, हम लोग जानते हैं अधिकतम ब्रह्मवर्ता का मान, मतलब जो अधिकतम होता है वही क्या होता है, ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है। जो बार बार आया है वही क्या होता है, अधिकतम ब्रह्मवर्ता का मान हम लोग लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये बहुत ईजी है, आप लोग जानते ही होंगे पहले से, ऐसा हम यही कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम ब्रह्मवर्ता का मान। चलिए 21 नंबर क्या है, देखिए वही आ गया फिर, क्या, 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा, वही है। ये जो है बहुलक इनका क्या होगा, जो अधिक बार आया होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 जो है 1 बार आया है, और 1 जो है वो 2 बार आया है, 3 जो है 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इनका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है,
निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता, जब ये निश्चित हो कि घटना होना ही होना है तो इनकी प्रायिकता क्या होता है? तो उनकी प्रायिकता होता है प्रोबेबिलिटी 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो नहीं होती है, क्या नहीं हो सकती है, यही सवाल है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता कभी ये नहीं हो सकती है। तो क्या नहीं हो सकती है? -5 नहीं हो सकती है। माइनस में कभी घटना हुआ है? नहीं हुआ है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, लेकिन माइनस कभी नहीं होगा। जब भी माइनस में रहे और नहीं की बात हो, पहले हम लोग उन्हीं को आप लोग टारगेट लीजिएगा कि माइनस वालों को हम लोग ओमिट कर दिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं में जब प्रायिकता घटना नहीं होने की संभावना जताता है तो माइनस में नहीं होता है। जब होने की संभावना हो तो क्या होता है? 1। प्रायिकता जब नहीं घटना नहीं घटी तो तब क्या होगा? 0। और नहीं की प्रायिकता हो सकती है तो क्या नहीं हो सकती है? -5। चलिए अगला ऑप्शन हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 50, 500, 625, इसमें से कोई नहीं। इन सवालों को चलिए हम लोग ट्रिक से 1 मिनट में निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, 0 से 50 के बीच जो है कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या है। तो जब 0 और 50 के बीच की बात करें तो 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या हो जाएगा कितना? विषम संख्या हो जाएगा 25 और सम संख्या हो जाएगा 26। तो अगर हम लोग 0 को भी सम संख्या लेते हैं तो 0 क्या आ जाएगा? 26। जब ये पूछता कि 1 से लेकर 50 तक में कितना सम संख्या है और कितना विषम संख्या है, तो 1 से 50 तक में 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या। तो हालांकि यहाँ 0 से पूछ दिया है तो विषम संख्या को हम लोग काउंट करेंगे, सम संख्या को 26 और विषम संख्या को 25। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इस हम पहले ये ज्ञात कर ले, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हम लोग कितना ज्ञात किए? 25 जो है विषम संख्या होता है और 25 विषम संख्या है। अब देख लीजिए इनके योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। एक फार्मूला होता है कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n²। ये एक फार्मूला है, तो इनको याद कर लीजिए कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? यह होता है लगातार विषम संख्याओं का योगफल, फार्मूला होता है n²। मतलब जितनी संख्याओं का बोल रहा है उनका स्क्वायरिंग कर देंगे। हम लोग जानते हैं 0 से लेकर 50 तक में 25 विषम संख्याएं हैं, तो 25 विषम संख्याओं का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। n का मान 25 हो गया, तो 25 गुना 25 यानी 625। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 625। और सम संख्या भी पूछे तो उनका भी फार्मूला होता है, इससे पहले भी हम लोग कई वीडियो में बता चुके हैं। और प्राकृतिक संख्या पूछे तो फिर भी उनका फार्मूला होता है। जब ये प्राकृतिक संख्या में औसत पूछे, विषम संख्याओं में औसत पूछे या माध्यमिक बहुलक पूछे, इस टाइप के सवाल हम लोग कई कर चुके हैं। अब अभी तक आप नहीं देखे तो मैथ का जितना भी वीडियो है आप उनको देख लीजिए, आपको बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। हम सिर्फ वैसी सवाल को टारगेट किए हैं जो सवाल आपके लिए, आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। बाद में कि हम किसी सवाल को नहीं टारगेट किए हैं, नहीं हम लोग इनको इंक्लूड करते हैं। हम उसी सवाल को लेते हैं जिस सवाल से आपकी एग्जाम में आने की संभावना हो या पैटर्न फ्लो कर रहा है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या द्विघात समीकरण x² - 5 + 4 = 0 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये होता है विविक्तर। क्या हम लोग डी जिसको बोलते हैं विविक्तर, यही होता है डी। इसका डी बराबर फार्मूला क्या होता है? पहले विविक्तर बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। यह होता है डी बराबर फार्मूला कि डी बराबर कैपिटल डी होता है, डी बराबर b² - 4ac। क्या होता है ये फार्मूला? ध्यान में रहे सबको कि b² - 4ac। इन्हीं को हिंदी में हम लोग बोलते हैं डी को विविक्तर। बोल रहा है इन द्विघात समीकरण में विविक्तर निकालने के लिए। चलिए फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो यहाँ हम लोग बैठाते हैं, पहले फार्मूला भी बगल में लिख लेते हैं। डी बराबर, ताकि ध्यान में रहे, b² - 4ac। अब यहाँ देखिए डी हमको बोल रहा है निकालने के लिए। बी का वैल्यू क्या है? यहाँ -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4 फार्मूला में। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है, तो 25 - 16 क्या हो जाएगा? 4 5 9। ये 9 निकल गया। क्या निकला? 9 हमें क्या निकला है?
विविधता निकला है, मतलब डी निकला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि 25 में 25 सवाल आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा सवाल, कौन सा नंबर आपको समझ में नहीं आया। हम उनको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे फिर से। और आपको इन सवालों को और आप कर लेते हैं जितना सेट बताएंगे, मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि अगर आपका चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका DLED एंट्रेंस हो या किसी भी स्टेट का, बिहार स्टेट हो या अन्य स्टेट में भी DLED एंट्रेंस होते हैं, या पैरामेडिकल ANM GNM यानी, या ITI पॉलिटेक्निक BSc नर्सिंग एग्रीकल्चर, ये कई एग्जामों में जहाँ से ये मैथ पूछे जाते हैं, आपको जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं, अब वहाँ आपको इन सभी सवालों को कर लेने के उपरांत हमने जितना वीडियो बनाए हैं, स्पेशल त्रिकोणमिति पर भी बनाए हैं, स्पेशल हम लोग LCM SCA पर भी बनाए हैं, नंबर सिस्टम पर बनाए हैं हम लोग, उसके बाद क्षेत्रमिति पर बनाए हैं, कई हम लोग वीडियो बना चुके हैं। और आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमें प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। हमने सिर्फ उसी सवाल को टारगेट किया है जो आपके एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन सभी सवालों को कर लेते हो अच्छे से, तो आपको एग्जाम में कहीं एक भी सवाल में प्रॉब्लम और समस्या होने वाला नहीं है। धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे आप अपने दोस्तों को जरूर साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।